चलो हो गया, शांत रहिए। चलो, कल अपन सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में देखे थे। कुछ क्वेश्चन करो, बताते जाएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो था, इसका नाम नदी के हिसाब से रख दिया गया है, क्योंकि जितना भी जो शहरें मिले हैं सब सिंधु नदी और या उनकी सहायक नदी के आसपास ही है। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया है? सिंधु घाटी की सभ्यता। जो भारत के किस ओर है? तो भारत के अपन क्या बताएंगे? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। क्या बताएंगे? पश्चिमोत्तर। समझ आ पा रहे हैं? इस क्षेत्र में पूरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता मिला है, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को दोनों टच करता है। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों में मिला हुआ है वर्तमान में। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? और सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? जल्दी बताओ। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता की खोज को किस वर्ष किया गया था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। क्लियर सबका? सबसे पहले जानकारी किसको मिला कि सिंधु सभ्यता करके कुछ है वहां? चार्ल्स मैसन, सन 1826। सबसे पहला सर्वेक्षण कौन किया? कनिंघम ने, 1853 में। फिर आगे आए लॉर्ड कर्जन का जब समय आया अपने यहाँ, तो उस समय बना पुरातत्व विभाग। क्या बना? पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1904 में। कब हुआ था? 1904। और उसका प्रमुख अधिकारी किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को। कौन किसको बनाया? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में सब पुरातत्व विभाग काम करेगा। और सबसे पहले खुदाई के लिए किसको भेजा गया? दयाराम साहनी को। जो कहाँ खुदाई किया था? हड़प्पा में। अच्छा, वही खुदाई पहले स्टार्ट इसलिए किए क्योंकि इधर पर रेल लाइन बिछा रहे थे। और रेल लाइन बिछाते बिछाते जब गड्ढा कर रहे थे तो वहां से लाल ईंटें मिले। क्या मिले थे? तो जहां से ऐसा किए वहीं से अपन खुदाई चालू किए। बाद में पता चला कि ये कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है? 13 लाख। कितना बता दो? 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है। ऐसा किसने सर्वेक्षण करके बताया था? जेम्स कनिंघम ने। आया बात समझ में? हाँ, है ना? और पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन बना था? जॉन मार्शल। कल ये सब चीज देख चुके हैं। और सिंधु सभ्यता का जो पूरा अपन बात करें सभी बॉर्डर का लेके, मतलब सभी बिंदुओं को लेके, तो सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? मांडा। सबसे उत्तरी बिंदु। दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु। पूर्वी बिंदु। आलमगीरपुर। पूर्वी बिंदु। और पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु। इसका एक ट्रिक भी अपन देखे थे, जो है आपका आसमा दाई। कैसे याद किए थे? आसमा दाई। तो आ से आएगा क्या? आलमगीरपुर, पूर्वी बिंदु। म से, अच्छा रुको, गलत लिखा गया क्या? आ, कहाँ सही है? आसमा है। क्या है बता दो? आसमा दाई। चलो, आ से आलमगीरपुर, स से सुतकांगे डोर, म से और दाई से। तो ये शब्द एग्जाम में याद रहने चाहिए, क्वेश्चन बहुत मिलेगा यहाँ से। सिंधु सभ्यता के चारों बिंदु बहुत क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है सबका? याद रहेगा सबका? हाँ, है ना? और सबसे पहले खुदाई कहाँ किए थे बता दो? हड़प्पा में। कौन किया था? और ये विश्व की पहली क्या थी? शहरी सभ्यता था, जिसका सन अपन क्या लेके चल रहे हैं? 2350 से बाकी बुकों में भी इसको चेंज करके देता है, तो आप ज्यादा आंसर इसी को दिया गया है। ठीक है? और इसका आकृति कैसे मिले था? देखने में त्रिभुजाकार के रूप में है। इस प्रकार से बताया गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु सभ्यता का जो डिजाइन था, आकृति, पूरा किस आकार में बसा था? त्रिभुज के आकार में पूरा शहर था। क्लियर है तक सबका? हाँ, है ना? फिर अपन देखे थे हड़प्पा के बारे में। टोटल कितने शहर कल पढ़े थे? 4। कितने शहर पढ़े थे? 4 शहर प्रमुख अपन देखे थे। इतना तक पढ़ लिए थे ना? तो चलो, इस एकदम लाइन से जमा है। पाकिस्तान में 3 शहर आपको पता करना है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसे शहरों को बस पढ़ेंगे अपन। समझ आ पा रहे हैं? तो पाकिस्तान में सबसे ऊपर में क्या मिलेगा? इधर हड़प्पा। क्या मिलेगा? हड़प्पा के नीचे मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के नीचे, उसके नीचे चन्हू दड़ो। क्या है बता दो? और चन्हू दड़ो के बाद ये तीनों पाकिस्तान में है। जितना दड़ो अड़ो वाला जो भी है, ठीक है नहीं, सब कहाँ है? पाकिस्तान। हाँ, है ना? हड़प्पा, उसके अलावा मोहनजोदड़ो, फिर चन्हू दड़ो। तो अजीब सा जो नाम है वो कहाँ है? इसका नाम रोपड़, एकदम शरीफ वाला, ठीक है नहीं?
तो ये सब अब बाकी अपना भारत वाला रहेगा, तो दोनों के बॉर्डर में देख लो, है ना। तो हड़प्पा के बारे में पूछ रहा हूँ, उसको बताएंगे कि क्या क्या आपको याद रखना है। हड़प्पा का खोज कौन किया था, सन बता दो। किस नदी के तट पर है ये, कौन सा नदी, ट्रिक बताया था, हरा करके याद करना, कैसे याद करेंगे, हरा। पाकिस्तान के कौन से जिले में है, माउंट गोमरी, क्या बताओगे। और यहां से जो भी चीज मिला है उसमें सबसे फेमस है RS-37 कब्रिस्तान। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, मातृ देवी, बहुत सारी चीज अपन लिखे हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चन आता है उसी को पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा है यहाँ तक। फिर मोहनजोदाड़ो के बारे में याद रखना है, इसका खोज किया था राखाल दास बनर्जी। कौन किया था, ये है पाकिस्तान के लरकाना जिला, कौन सा जिला, कौन से नदी किनारे, सिंधु नदी। मोसी करके याद रखना, कैसे याद करेंगे, मोसी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी। क्लियर है सबका। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, पिक्चर भी बना है ऋतिक रोशन वाला, इसी पर बना था, गए थे देखने। हाँ, चलो, यही आपका बहुत अधिक मिला है मृतकों का टीला, क्या मिला है, इसलिए क्वेश्चन आता है मृतकों का टीला किसको बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को। क्लियर है सबका। यहां से सबसे मेन क्वेश्चन आता है विशाल अन्नागार और स्नानागार। धान की जो कोठी होता था और नहाने का जो स्थान होता था उसी को अपन अन्नागार और क्या बोलते हैं, स्नानागार। तो यहाँ से फेमस वो चीज मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति उर्ति भी आपको यहाँ से देखने मिलेगा। क्लियर है सबका। फिर अपन देखते हैं चन्हूदड़ो के बारे में, इसका खोज कौन किया था, गोपाल मजुमदार। कौन किया था, ये भी किस नदी किनारे, सिंधु नदी, कौन सा नदी। ये जो था सिंधु सभ्यता का एक था औद्योगिक शहर, क्या था आपका, पूरा इंडस्ट्री क्षेत्र था, यही जितना फैक्ट्री वैक्ट्री टाइप से जो चीज था वो चन्हूदड़ो में था, समझ आ पा रहा है। जिसके कारण यहाँ से अपन बहुत सारी वस्तुएं मिले हैं, जैसे चूड़ी नामक उद्योग था, चूड़ी उद्योग, तो यहाँ से, सॉरी चूड़ी उद्योग दूसरा में था, सॉरी, यहाँ से क्या मिला है, मेकअप सामग्री, क्या मिला है, मेकअप सामग्री में सबसे फेमस लिपस्टिक यहीं से मिला है, क्वेश्चन आया है। और एक क्वेश्चन आता है बिल्ली और कुत्ता वाला जो पंजे का जो निशान है वो यहीं से मिला है, एक दूसरे के पीछा कर ऐसा वाला, आया बात समझ में, हाँ है ना। फिर अपन देखे थे रोपड़ के बारे में, किसके बारे में, रोपड़ का खोज कौन किया था, यज्ञदास शर्मा, 1953 में। ये कौन सा नदी किनारे था, सतलज, कौन सा नदी, सतलज, समझ आ पा रहा है। और कौन से स्टेट में है, तो ये पंजाब में, कहाँ बताएंगे, पंजाब में आपको मिलेगा। और ये पूरा सिंधु सभ्यता का सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, इसलिए इसको बोलते हैं पिछड़ा क्षेत्र। या अपन ये बता सकते हैं कि यहाँ जो अवशेष मिले, जो भी मानव थे और जो पालतू पशु थे, दोनों का शव एक साथ मिल रहा था। और यही सेम चीज देखने मिला था पाषाण काल में, कौन से काल में, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता का पाषाण काल, क्या बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पाषाण काल किसको बोलते हैं, रोपड़ को, किसको बोलते हैं, रोपड़। तो कल यहाँ तक अपन पूरा कर चुके थे। आज हम लोग इसके नीचे का पूरा स्थल लोगों को देखते जाएंगे कि कौन कौन सा है, समझ आ रहा है। तो स्थल सबसे पहले पता होना चाहिए एकदम डायरेक्शन। पाकिस्तान में सबसे ऊपर बताओ, हड़प्पा के नीचे, उसके नीचे चन्हूदड़ो, समझ आ रहा है। भारत में सबसे ऊपर में, मतलब पढ़ने के दृष्टिकोण से सबसे उत्तरी बिंदु कुछ और है, समझ आ रहा है। पढ़ने के दृष्टिकोण में फेमस जो शहर है सबसे पहले क्या बताए, रोपड़। क्लियर यहाँ तक सबका। चलो, रोपड़ के जस्ट नीचे है बनवाली, रोपड़ के नीचे क्या है बता दो, बनवाली आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। क्लियर है सबका। बनवाली के बारे में देखो क्या याद रखेंगे, बनवाली जो था वो सही ढंग से बना नहीं था, ऐसे याद रखना। क्या बोला मैं, सही ढंग से वहां डेवलपमेंट नहीं था। यहाँ की जो सड़कें थी एकदम टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी जो सड़कें थी वो कहाँ था, बनवाली में। इसका खोज करने वाला कौन था, रविंद्र सिंह, कौन था। और ये पंजाब के नीचे जो हरियाणा वाला क्षेत्र है वहां से मिला है। तो क्वेश्चन आएगा बनवाली कहाँ है, ये ऐसी क्वेश्चन ज्यादा आता है, बनवाली कहाँ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है लोथल का, किसका आता है, तो लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ है, जो एक बंदरगाह था, क्या था आपका। तो आगे देखेंगे उसके बारे में, वो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुआ है, समझ में आ रहा है। फिर भी अपन सबको देखेंगे, बनवाली कौन से स्टेट में है, कौन से नदी किनारे, रंगोई या क्या बोलेंगे सरस्वती, दोनों नाम आपका देता है इसमें, आ रहा समझ में। और यहाँ जो घर वगैरह थे क्या थे बता दो, इसको देख चुके थे क्या, देख लो और चलो, घर में पानी निकालने का कोई नाली वगैरह था क्या, नहीं। तो घरों को कैसे बनाते थे,
इसी से याद आ रहा है सोख्ता वाली चीज से, मतलब कल बताया था, घर के पीछे गड्ढा कर देते थे और वहीं पूरा पानी जाता था और जमीन उसको सोखता था। समझ में आ रहा है? तो कोई नाली का आवश्यकता था पड़ता था क्या? नहीं। मतलब यहाँ देखेंगे घर एकदम पास पास, मतलब छोटा छोटा गली होता था, नाली के लिए जगह ही नहीं होता था। समझ आ रहा है? या नाली का कोई सुविधा नहीं होता था पानी निकालने के लिए, इसलिए घरों को कैसे बनाते थे? सोखता। मतलब ठीक तरीके से नहीं बना था बनवाली, ये याद रखना। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, बनवाली के नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको काली बंगा। कौन सा बंगा? तो कलर भी हो गया काला, ठीक है नहीं, बोर्ड का बोल रहा हूँ, ठीक है नहीं। आ रहा समझ में? चलो, बनवाली का देखो अपन कुछ नक्शे में देखते हैं, तो ये हमारा पंजाब में क्या मिला था? रोपड़। पंजाब में, हरियाणा में, हरियाणा में, और ये हमारा है राजस्थान। क्या बता दो? तो राजस्थान में है कालीबंगा, राजस्थान में। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। क्या होता है बता दो? और उस समय काले रंग की जो चूड़ी है वो पूजा पाठ करते समय उपयोग में लाया जाता था। समझ आ रहा है? तो पूजा पाठ जो सामग्री है वो सब चीज यहीं से मिला है। उस समय जो हवन कुंड हो गया या पूजा सामग्री जो होता है, और पूजा सामग्री में क्या रखते थे लोग? काले रंग की चूड़ी। तो काले रंग की सबसे अधिक चूड़ी कहाँ से मिला है? काली बंगा से। तो काली और बंगा, बंगा मतलब चूड़ी। तो काली बंगा का अर्थ क्या होता है? इसका जो खोज करने वाला या प्रमुख व्यक्ति में हम किसका नाम बताते हैं? बी के थापड़ और बी लाल, इसी का नाम आएगा। कुछ एक आध नाम और है, लेकिन नाम एग्जाम में इन्हीं दोनों का देता है। ठीक है? तो कालीबंगा का खुदाई किसने करवाए थे बता दो? बी के थापड़ और बी लाल। क्लियर है? भारत में ये कहाँ है बोलेंगे तो? भारत में ये राजस्थान में मिलेगा। कौन से नदी के किनारे है? कौन सा नदी? तो इसको ऐसे याद रखना, काली घर। कौन सा घर? काली घर मतलब कालीबंगा घग्गर नदी। कालीबंगा, तो काली घर समझ जाओगे। कालीबंगा घग्गर नदी। मोसी का मतलब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हरा मतलब हड़प्पा रावी नदी। हड़प्पा। समझ आ पा रहा है? कालीबंगा मतलब, सॉरी, काली घर मतलब कालीबंगा घग्गर नदी। क्लियर सबका? यहां से देखो क्या मिला है? काले रंग की चूड़ी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हवन कुंड। समझ आ रहा है? चालू करना आज पूजा पाठ, ठीक है नहीं? आप लोगों को जरूरत है अभी पढ़ाई के लिए। चलो देखो इधर, तो यहां से क्या मिला बता दो? हवन कुंड। इसके अलावा यज्ञ करने के लिए जो जो चीज चाहिए होता था, यज्ञ की जो सामग्री है, वो सब चीज यहीं से मिला अपन को। यहां से मिला जूता हुआ खेत। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। खेत जो मिला वहां, तो वहां से फसल को काट दिए हैं, और जो काटने के बाद जो खेत खेत का जो हिस्सा बच गया, वही उस काल का मिला है, मतलब सिंधु सभ्यता का। तो जूता हुआ खेत मिला है, तो हल भी मिलना चाहिए, तभी तो जुताई करेंगे। समझ आ रहा ना? तो जूता हुआ खेत के साथ क्या याद रखोगे? हल। साथ ही साथ यहां से मिला क्या लिखा है? अलंकृत ईट। क्या मिला है? अलंकृत ईट। मतलब ये डिजाइनिंग ईट होता था। देखो, एक तो ईट के ऊपर डिजाइन बनाते थे, हाँ है ना? या तो ईट का ही मतलब ईट को ही डिजाइन से बना दो, जो उसका जो सांचा होता था। तो जो डिजाइनिंग वाले जो ईट होते थे उसको हम क्या बोलते हैं? अलंकृत ईट। तो ये हमको मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से इतना क्वेश्चन बस एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आता। समझ आ रहा है? तो फिर से देखो, कालीबंगा का अर्थ बताओ। खोज या खुदाई किसने करवाया था? कहाँ है ये? किस नदी के किनारे? और क्या क्या मिला है बोलेंगे तो पहला काले रंग की चूड़ी हो गया, दूसरा हवन कुंड, तीसरा, चौथा जूता हुआ खेत, पांचवा और छठवा अलंकृत ईट। क्लियर सबके यहाँ तक? आगे बढ़े? चलो, अब इसको आपको पूरा एरिया को लाइन से बताना है हर बार, ठीक है? चलो बताते जाओ। सबसे पहला हड़प्पा के नीचे, मोहनजोदड़ो के नीचे, ये पाकिस्तान हो गया। भारत में, भारत में सबसे पहला रोपड़ के नीचे, बनवाली के नीचे कालीबंगा। समझ आ रहा है? कालीबंगा के जस्ट नीचे आएंगे तो अपन को गुजरात में मिलेगा धौलावीरा। क्या मिलेगा? राजस्थान में एक ही कालीबंगा, याद रखना है। क्लियर है सबका? अब हम कहाँ आएंगे बता दो? धौलावीरा वाला जो क्षेत्र है जो कहाँ है बता दो? गुजरात में। तो इसके संबंध में क्या क्या पता होना चाहिए? ज्यादा क्वेश्चन इससे आता नहीं है। कहाँ है ये? इसका खोज रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन किया है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ही लाइन एग्जाम में आएगा। ये जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो क्या बताओगे?
सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा स्थल बोल दिया तो धौलावीरा। देखो स्थल और शहर में अंतर समझ पा रहे? जैसे कि मान लो कि अपन इधर मान लो जाते हैं कोकान एरिया में, कौन सा एरिया में तो पूरा जगह मिलेगा बहुत बड़ा, हाँ है ना, लेकिन शहर है क्या? नहीं। समझ आ रहा है? गांव गांव है। और जैसे अपन इधर से आएंगे तो अपन को दल्ली राज, भले एरिया छोटा है लेकिन शहर है ना। समझ आ पा रहा है? तो शहर जो डेवलपमेंट हमें मिला था मोहनजोदड़ो में, लेकिन जगह सबसे बड़ा कहाँ का मिला? धौलावीरा का। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो तो ये बस ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो धौलावीरा, और सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो मोहनजोदड़ो। क्लियर है सबके यहाँ तक? आगे बढ़े। तो धौलावीरा कौन से स्टेट में है? गुजरात। कहाँ मिलेगा? गुजरात। चलो फिर से सबसे पहला बताओ जगह। हड़प्पा के नीचे, उसके नीचे भारत में पहला, रोपड़ के नीचे, बनवाली के नीचे, और कालीबंगा के नीचे धौलावीरा। धौलावीरा कौन सा स्टेट? चलो गुजरात में ही और बहुत सारे एरिया मिलेगा, ठीक है ना। चलो गुजरात में ही आपको देखने मिलेगा यहाँ पास सुतकांगे डोर। क्या मिलता है बता दो? जिसको और क्या बोलते हैं? सुत कोदड़ा। क्या बोलते हैं? ये भी कहाँ मिलेगा? गुजरात में। एक मिनट ना, थोड़ा सा एक एरिया नहीं लिख पाए ना, चलो ठीक है ना। ये भी कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात में। तो यहाँ देख लो, सुतकांगे डोर जो है ये कहाँ बता दो? गुजरात। इसका खोज कौन किया था? जगतपति जोशी, या कहीं कहीं जगपति भी लिखे रहता है तो उसको ध्यान देना, वही है वो, ठीक है। और यहां से अपन को याद रखना, यहां से क्या मिला है? कलश समाधान। क्या मिला है? और इसके अलावा घोड़े की जो हड्डी वगैरह वो मिला है बस। तो मेन अगर क्वेश्चन देना होगा तो ये देता है कलश समाधान। क्या देता है? कलश समाधान। क्लियर सबका? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो तो फिर से देख लो। सबसे पहला अपन देखे तो सुतकांगे डोर कौन सा राज्य है? खोज कौन किया था? और का क्या क्या मिला है? कलश समाधान और घोड़े की हड्डी। सुतकांगे डोर नहीं नहीं, ये अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये सिर्फ क्या है बता दो? सुध कोदड़ा। दो नाम हो गए थे, सॉरी मिस्टेक हो गया ना। क्या है बता दो ये? सुध कोदड़ा। चलो ये क्या है बता दो? सुध कोदड़ा देख लेते हैं ना, मिस्टेक हो गया था। चलो सुध कोदड़ा कहाँ बता दो? गुजरात। बाकी तो देख चुके हैं। क्लियर है सबका? हाँ है ना। आगे बढ़े। चलो इसके बाद जो फेमस शहर अपन को यहाँ से क्या देखने मिलेगा? लोथल। क्या देखना है? लोथल वाला क्षेत्र आपको याद रखना है। क्लियर है? जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा लोथल का। लोथल कौन से राज्य में बोलेंगे? देख लो लोथल कहाँ है। ये गुजरात में कहाँ है? अहमदाबाद क्षेत्र में मिलेगा। ये गुजरात के अहमदाबाद में आपको मिल जाएगा। इसका खोज किया है SR राव। कौन किया है? राव। देखो एक था हमारे पास औद्योगिक शहर, कौन सा शहर? कौन सा? चन्हूदड़ो, यही है ना। और एक है हमारा व्यापारिक शहर। क्या है? व्यापार मतलब जो चीज वहां डेवलप था, वहां बेचने का, लाना ले जाना विदेशों से, ये सब यहीं से होता था। समझ आ पा रहा है? तो सिंधु सभ्यता का व्यापारिक शहर बोलेगा तो क्या बताओगे? लोथल। क्लियर है सबका? और कौन सा नदी के किनारे था? कौन सा नदी के किनारे? भोगवा नदी। कौन सा नदी? समझ आ रहा है? नहीं, कहाँ गया मतलब इधर देखो भाई, हंसो मत, ठीक है ना। मैं कुछ बोल क्या रहा हूँ? इधर देखो बोल रहा हूँ क्या? चलो तो लोथल किस नदी के किनारे था? अच्छा इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद रखना, लाभ। कैसे याद करेंगे? तो लाभ मतलब समझ जाओगे ना। लोथल कौन सा नदी? भोगवा नदी। काली घर मतलब कालीबंगा घग्गर नदी। हरा मतलब हड़प्पा रावी नदी। मोसी मतलब, समझ आ पा रहा है? चलो तो ये क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ये सिंधु सभ्यता का क्या था? ये बंदरगाह, क्योंकि समुद्र के किनारे था। आपका समझ में आ रहा है? तो ये सिंधु सभ्यता क्या था? ये बंदरगाह। यहाँ जो हमें देखने ये मिला कि घरों के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर खुलते थे यहाँ, और बाकी जगह घरों के जो दरवाजे सड़क से पीछे की ओर खुलते थे, दूसरा तरफ। जैसे कि मान लो इधर आपका, जैसे ये घर है और ये सड़क है, समझ आ रहा है ना। तो सड़क की ओर कहाँ खुलता था? केवल लोथल में मात्र।
और बाकी जगह पीछे तरफ, ताकि दुर्घटना से बचे, ऐसा वाला, समझ आ रहा है ना। और अभी पूरा घर किधर है, सड़क तरफ, सड़क का रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है नहीं, समझ आ रहा है। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, तो क्या बताओगे, लोथल। आ रहा समझ में, हाँ है ना। यहीं से हमें प्राप्त हुआ फारस की मुद्रा, कौन सी मुद्रा, इससे पता चला क्या है, विदेशी व्यापार का संकेत है। तो हम ये बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जब चल रहा था तो उस समय व्यापार विदेशों से भी होता था, क्योंकि यहां से हमें क्या मिला है, फारस की मुद्रा आपका मिला है। ये किसका संकेत बताया जाता है, विदेशी व्यापार। यहीं से मिला है युगल समाधान। इससे पहले देखो किसी भी व्यक्ति के साथ पालतू पशु को दफना देते थे, ऐसा देखने मिला। लेकिन यहां देखना, युगल मतलब पति पत्नी वाला, युगल मतलब पति पत्नी का एक साथ समाधान मिला, समझ आ पा रहा है। इससे ये क्या चीज का प्रतीक बताया जाता है, सती प्रथा का, किसका प्रतीक, तो सती प्रथा का प्रतीक भी हमें कहां से मिला, लोथल से। कहां से मिला है, तो लोथल से इतना सारा क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर सबका। तो लोथल कौन से राज्य में है, गुजरात। लोथल कौन सा राज्य है, खोज कौन किया, खोज कौन किया है, किस प्रकार का शहर था, व्यापारिक, और औद्योगिक में चन्हू। औद्योगिक में कौन से नदी किनारे, भोगवा, कैसे याद करोगे, लाभ। और यही लोथल एक प्रकार का क्या था, बंदरगाह, क्या था बता दो, घर किधर, घर के दरवाजे सड़कों की ओर, समझ आ रहा है। कौन सी मुद्रा मिला है, सती प्रथा का प्रतीक यहीं से मिला, क्योंकि यहाँ क्या प्राप्त किया गया, युगल समाधान। क्लियर है तक सबका, हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो लाइन से बताएंगे, सबसे पहला शहर बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, धौलावीरा, उसके बाद सुतकोदड़ा, वही है क्या, गलत लिख दिए थे पंजो, क्या था बता दो, सुतकोदड़ा, और उसके बाद लोथल। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। चलो लोथल के बाद गुजरात में के नीचे यहाँ पर देखें तो एक है अपना रंगपुर, क्या मिलेगा, रंगपुर। क्लियर सबका, ये लास्ट बस सिटी याद रखना, इतना काफी रहता है एग्जाम में देने के लिए, समझ आ रहा है। चलो रंगपुर कौन से राज्य में, गुजरात, रंगपुर। और ये कौन सा नदी किनारे, मांडा, कौन सा नदी। और यहां से क्या मिला है, धान की भूसी, क्या मिला है, इसको नदी को याद करेंगे रमा, कैसे याद करेंगे, रमा, समझ आ रहा है। तो रंगपुर मांडर, रंगपुर, समझ आ रहा है। लाभ से क्या आएगा, लोथल भोगवा, मोसी, हरा, सबको एक साथ लास्ट में और लिख लेंगे, क्लियर है सबका। क्योंकि नदी से क्वेश्चन आता है, एक तरफ जगह देगा, एक तरफ नदी देता है, आपको कूट वाले में क्वेश्चन हमेशा मिलेगा सिंधु सभ्यता का। आया बात समझ में। तो रंगपुर के बारे में क्या ध्यान रखना है, कहाँ ये, गुजरात में, कौन सा नदी किनारे, मांडर। और क्या मिला यहाँ से, धान की भूसी वगैरह मिला है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो इतने शहर आपको याद रखना है, कहाँ से, सिंधु सभ्यता से। आया समझ में, कौन क्या बोल रहा है, अच्छा आया बोले क्या, ठीक ठीक, सही बात, बना लेंगे। चलो एक साथ अब नदी वाला बनाते हैं, कि कौन कौन सा जो क्षेत्र जो है, कौन कौन सा नदी के किनारे था। हमारा जो शहर वाला अपन का हो चुका है, ठीक है, जितने शहर थे और उनकी विशेषताओं के बारे में समझ आ पा रहा है सबको, हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो अब देखेंगे कि कौन सा जो क्षेत्र है वो कौन कौन से नदी किनारे था, उसको आपको याद करना है एक साथ, ठीक है। चलो तो यहाँ बताओ, मोहनजोदाड़ो कौन सा नदी किनारे, कौन सा नदी, सिंधु नदी। क्लियर है सबका। हड़प्पा, हड़प्पा, रोपड़, रोपड़, सतलज। क्लियर सबका। लोथल, लोथल, भोगवा। क्लियर सबका। रंगपुर, रंगपुर, मांडर। क्लियर सबका। चलो पांचों को बताओ एक बार, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हड़प्पा, रोपड़, रोपड़, लोथल, लोथल, रंगपुर, रंगपुर। चलो बिना देखे एक बार, चलो बताइए, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हड़प्पा, रोपड़, रोपड़, लोथल, लोथल, रंगपुर, रंगपुर,
चलो हाँ उधर बताओ, सुयश बताएंगे, ज्यादा बात हो रहा है आप लोगों का। चलो मोहनजोदाड़ो, बगल वाले को नहीं पूछना है ना, तो उसके कान में क्यों बता रही, इधर बताओ। हड़प्पा, रावी। रोपड़, लोथल। ये गौरव कैसे आ गया, इसलिए दिमाग से हटाओ उनका नाम, ठीक है नहीं। अच्छा, चलो रंगपुर। चलो समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक, हाँ है ना। चलो आगे बढ़े, इधर देख लो। चलो कालीबंगा बताओ, कालीबंगा, घग्गर नदी, क्लियर है सबका। आलमगीरपुर, हाँ, इसको अपन नहीं दे, आलमगीरपुर नहीं लिखे है ना, लेकिन नदियों वाले में पूछ देता है। हिंडन नदी, कौन सा नदी, नदी, शहर तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन अपन को मेन मेन शहर के बारे में डिस्कस किए बस, ठीक है। तो आलमगीरपुर कौन सा नदी, इसको याद रख सकते हैं, आही। क्या ऐसे याद करेंगे, आही मतलब आलमगीरपुर हिंडन। बनवाली, हाँ, रंगोई या क्या था, सरस्वती। रंगोई, जैसे क्या बोल सकते हैं, सरस्वती। समझ आ पा रहा है, तो इसको याद रखना बस। कैसे याद करेंगे, बनवाली, सरस्वती, बनवाली। चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो, सिंधु नदी। समझ आ पा रहा है, तो ये शहर और नदी बहुत फेमस है, कौन किसके किनारे था, एक बार बता दो। चलो कालीबंगा, कालीबंगा, आलमगीरपुर हिंडन, आलमगीरपुर, बनवाली, बनवाली, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो, सिंधु। क्लियर है यहाँ तक। चलो एक बार बिना देखे बता देंगे। चलो बताओ, कालीबंगा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, बनवाली, बनवाली, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो। चलो इधर से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, लोथल, रंगपुर, रंगपुर, कालीबंगा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, बनवाली, बनवाली, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो। तो याद रहेगा पूरा नदी और शहर, हाँ है ना। चलो सिंधु सभ्यता को लेके कुछ विशेषताएं हैं जहां से आपको कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के संबंध में सत्य असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें यही सब कथन लिखे रहेगा जो यहाँ मैं लिखा हूँ, समझ आ पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता की विशेषता हम ये बता सकते हैं कि ये था एक प्रकार का नगरीय या शहरी सभ्यता, ग्रामीण नहीं था। समझ आ रहा है, क्योंकि पाषाण कालीन जो इधर देखेंगे सब वो तो आदिमान वाले थे, समझ आ रहा ना। धीरे धीरे गांव के रूप में डेवलप हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर शहर बसे, क्या बसे। और जब ये सिंधु सभ्यता नष्ट होगा तो उसके बाद फिर से गांव बसना चालू हुआ था। समझ आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं वैदिक काल में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे। तो पहले देखो गांव था, फिर शहर हुआ सभ्यता में, फिर से ग्रामीण, फिर से शहरी देखने मिलेगा। समझ आ पा रहा है, तो वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, नगरी या क्या बताएंगे, शहरी। यहाँ की जो सड़कें थी वो किस रूप में एक दूसरे को काटते थे, तो समकोण के आकार में, जैसे आज चौक बनाते हैं ना अपन बीच, समझ आ रहा ना, तो समकोण में एक दूसरे को क्या करते थे, काटते थे। तो ये हमें देखने मिला था कहाँ, बता दो, सिंधु सभ्यता में। सड़कें जो ज्यादातर जो बनाए जाते, जहाँ सड़कें समकोण के रूप में काटते थे कहीं कहीं, लेकिन हमेशा जो सड़कें जो होती थी वो पूर्व से पश्चिम दिशा या पश्चिम से पूर्व दिशा में से बनाते थे, पूर्व पश्चिम में रोड बनाते थे, क्योंकि हवा का डायरेक्शन वैसी है, पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलती थी उस ओर। समझ आ रहा है, तो जो इसको ऐसा क्यों बनाया गया था, ताकि सड़कें स्वतः क्या हो जाए, साफ, साफ करने के लिए अलग से कोई काम ना करे किसी को। समझ आ रहा है, इसलिए सिंधु सभ्यता की सड़कें किस ओर से किस ओर थी, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, क्योंकि हवा कैसे चलता था, इसी दिशा में आपका चलता था, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। समझ आ पा रहा है, तो इसलिए सड़कें क्या होती थी, स्वतः साफ। क्लियर है सबका। तो देखो सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता था, शहरी या नगरीय। सड़कें कैसे काटते थे आपस में, किस ओर से किस ओर सड़क बनाते थे, कारण बताओ, और मेन रीजन, सड़कें साफ हो जाए हवा से ऑटोमेटिक। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना।
और आज तो फिर भिड़ाना पड़ता, सुबह साफ करते रहते हैं सड़क को, ठीक है नहीं। अब जहाँ पाए वहां सड़क, ठीक नहीं, तो वहां सफाई कर सकते, लेकिन उस समय ऐसा था क्या? नहीं। क्लियर है सबका? चलो यहाँ की अगर बात करें स्ट्रक्चर को लेकर, नाली जो होते थे वो ढके होते थे, जैसे जैसे अभी मान लो हाईवे रोड बन रहा है तो बगल में नाली है तो उसको ढकेंगे, समझ आ रहा है ना? तो नाली जो होता था कैसे होता था? ढकी हुई होती थी। यहाँ जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता था कृषि, क्या होता था? कृषि करके ही सब जीवन यापन एक प्रकार का कर रहे थे, समझ आ रहा है? तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। इस समय व्यापार विदेशों से होता था कि नहीं होता था? तो होता था, क्योंकि विदेशों के जब सिक्के मिले हैं तो सिक्का आया कैसे? व्यापार कर रहे होंगे तभी सिक्का है यहाँ, है ना? तो सिंधु सभ्यता में व्यापार विदेशों से करते हैं कि नहीं करते थे? तो ऐसा कथन में आपको देखना होता है। यहाँ की जो समाज थी वो था मातृ सत्तात्मक, क्या था बता दो? मतलब जो भी वंश जो बढ़ता था या नाम रखते थे, समाज जो भी जाति के, समझ रहे हो? तो माता का जो वंश होता था उसी के आधार पर चलता था। लेकिन अभी कैसे चलता है? पिता वाला। तो अभी है पितृ सत्तात्मक, क्या बता दो? पिता का जो जाति है वो सब में, जो भी बाल बच्चे जो भी है वो पूरा उन्हीं में लगना है। लेकिन पहले किस पर आधारित था? मात्र सत्तात्मक था सिंधु सभ्यता में। आया बात समझ में? आगे चल के बहुत सारा वंश पढ़ेंगे, वहां भी आपका मात्र सत्तात्मक देखने मिलता है, जैसे सातवाहन वंश। कौन सा वंश? जैसे नाम सुनोगे बहुत सारा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, समझ आ रहा ना? तो गौतमी उसके माता जी का नाम है, समझ आ रहा है? सतकर्णी शासक का नाम था, तो अपने माता का नाम यूज करते थे, तो अपने माता के नाम के साथ अपना नाम लेते थे। तो इसको बोलते हैं मात्र सत्तात्मक, क्या बोलते हैं? समझ पा रहे हो क्या है ये? हाँ है ना? इसके अलावा देखते हैं यहाँ जो लिपि मिला, यहाँ की लिपि था भाव चित्रात्मक, क्या था बता दो? जिसको पढ़ा जा सके क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग मेन अभी कौन सा काल पढ़ रहे हैं? आद्य ऐतिहासिक। इसमें लिखा वाला तो मिला है लेकिन पढ़ नहीं सके हैं। और इससे पहले क्या आया था? प्राग ऐतिहासिक, जहाँ लिखा वाला ही नहीं मिला है, केवल वहां के साक्ष्य मिले, पत्थर वत्थर ये सब डिजाइन के मिले, समझ आ रहा है? यहाँ लिखा हुआ मिला लेकिन पढ़ नहीं सके। इसके बाद जो आएगा उसमें लिखा हुआ मिला और पढ़ भी सके, तब इतिहास का हमें पता चला पूरा, समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और भाव चित्रात्मक जो होता था उसको कैसे लिखते थे? दाया से बाएं, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, इस प्रकार से। राइट से कैसे लिखते थे? लेफ्ट। तो भाव चित्रात्मक जो लिपि था वो कैसे लिखी जाती थी? दाया से बाएं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक। हाँ, अभी हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट, कैसे लिखते हैं? बाया से दाया। आ रहा बात समझ में? चलो यहां देखते हैं, मुहरों पर सर्वाधिक जो एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला, यहां से जितना भी जो मुहर होते थे, सिक्के होते थे, समझ आ पा रहा है? उसमें किसका चित्र होता था? एक सींग वाले जानवरों का क्या लिखे थे? चित्र। और अभी बहुत सारा धान वान का चित्र होता अपने यहाँ। पहले अंगूठा भी होता था, थम्स अप वाला, समझ रहे हो ना? तो नया नया डिजाइन होता था। यहाँ क्या डिजाइन था? एक सींग वाला जानवर मिलता था, समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? सिंधु सभ्यता वाले लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहा होता क्या है उसको जानते ही नहीं थे उस समय, समझ पा रहे हैं? बस किसका खोज पहले हो चुका था? तांबे का। तांबे के कारण आगे इंडस्ट्री चालू की लोग, समझ आ पा रहे हैं? तभी ये नगरीय शहरी सभ्यता के रूप में डेवलप हो पाया था। लेकिन तांबा कौन से काल में बन चुका था? नवपाषाण में। किसमें बना था? नवपाषाण काल में तांबा बना, और नवपाषाण के काल के बाद आगे सिंधु सभ्यता आया। तांबे का आविष्कार ही शहरी सभ्यता को जन्म दिया, समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, ना तो देख लो, अब तलवार लोहा से परिचित नहीं है तो तलवार वाला कुछ बनाएंगे क्या? तो तलवार क्या है, युद्ध क्या होता है, कुछ नहीं जानते लोग, समझ आ पा रहे हैं? तो सिंधु सभ्यता के लोग किससे किससे परिचित नहीं थे, तो किसमें टिक लगाओगे? लोहा से, युद्ध से, तलवार से, सबसे परिचित नहीं थे। यहाँ जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसका कलर क्या होता था? तो लाल रंग के पूरा घड़े वड़े जो मनके सब मिले यहाँ से। आया बात समझ में? विश्व में कपास का प्रथम उत्पादक है सिंधु सभ्यता। पूरे वर्ल्ड में कपास पहली बार कहाँ उगाया गया था? सिंधु सभ्यता में उगाया गया था, समझ आ पा रहे हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्लियर सबका? तो विश्व में कपास का प्रथम उत्पादक कौन है? सिंधु सभ्यता। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन करते थे कि नहीं करते थे? तो करते थे। कृषि और पशुपालन होता था यहाँ, समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? और इनका मुख्य जो व्यवसाय होता था तो वो व्यापार होता था। क्या होता था? जैसे कुछ चीज बोए तो उसको जाके बेचना है बाजार में, समझ आ पा रहा है? तो मेन व्यवसाय क्या था बता दो? व्यापार। लेकिन मेन काम क्या था इनका? कृषि। और उसमें जो भी चीज आया उसका लेन देन करवाना है, तो उसको अपन बोलते हैं व्यापार। क्या बोलते हैं? व्यापार। क्लियर है सबका यहाँ तक?
साथ ही साथ देखने मिला सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण किसको प्रमाणित किया गया? बाढ़। बाढ़ से ये पूरा क्षेत्र तहस नहस हो गया, पूरा नष्ट हो गया और सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। समझ आ पा रहा है? तो अगर सबका कंडीशन अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरीका बताए, तो इतिहासकारों ने किसको प्रमाणित किया? बाढ़ ही एक मुख्य कारण है जिससे सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। आया बात समझ में? तो इतना सारा चीज आपको अलग से सिंधु सभ्यता का पता होना चाहिए। क्लियर है सबका? हाँ है ना? जो निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष के लिए बहुत काम आएगा। तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार का शहर था? नगरी या शहरी? सड़कें कैसे काटते थे और सड़क कैसे बनते थे? नालियां ढकी होती थी। अर्थ इकोनॉमी का मेन बेस क्या था? कृषि। मेन बेस क्या था? विदेशों से व्यापार होता था। समाज कैसे था? लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक। जो भी सोच रहे उसका डिजाइन बना देते थे। समझ आ रहा है? जैसे पशु चारण, तो पशु चराते हुए डिजाइन बना दिए। समझ आ रहा है? तो उस रूप में ऐसा होता था, उसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक। मन में जो भाव है उसको चित्र के रूप में दर्शाते थे, तो उसी क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक। नाम का अर्थ समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। भाव चित्रात्मक का दिशा, मुहरों पे किसका चित्र होता था? एक सींग वाले जानवर का। किससे किससे परिचित नहीं है बताओ? लोहा, युद्ध और तलवार। मिट्टी के बर्तन कौन से कलर? विश्व में पहली बार क्या हुआ है? क्या क्या होता था? मुख्य व्यवसाय। विनाश का कारण बाढ़। विनाश का कारण बाढ़। क्लियर यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो, तो ये हमारा हो गया सिंधु सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? तो दो काल हम पढ़ चुके। एक जो हम पढ़ी इससे पहले वो था प्राग ऐतिहासिक, और अभी क्या पढ़े? आद्य ऐतिहासिक। दोनों हो चुका है। अब हम आएंगे ऐतिहासिक वाले में। किसमें आएंगे? जिसमें हमको लिखित साक्ष्य मिलेगा, जिससे इतिहास का पता चलेगा और आगे हम बढ़ेंगे। पूरा समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो अब हमारा आएगा कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। कौन सा काल आता है? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हम पहले देखेंगे इतिहास के स्रोतों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? और इतिहास का जो सबसे बड़ा स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? इसको अलग अलग कैटेगरी में भी बांट के पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना आता नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। समझ आ रहा है? बस अभी अपन को दिमाग में ये बैठाना है कि हमारा ऐतिहासिक काल चालू हो गया है, जिसमें हम पहले सब टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। फिर कुछ कुछ धर्मों के पुस्तक पढ़ेंगे। फिर विदेशों से कुछ आए, उन लोग कुछ पुस्तक लिखे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब अलग अलग टॉपिक वैसे अपन देखेंगे। समझ आ पा रहा है? तो अभी हमको समझना है कि हमारा जो पूरा इतिहास देखने जो मिलता है, प्राचीन मध्य आधुनिक, वो सब कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है उसके बारे में समझना है। हाँ है ना? तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं ऐतिहासिक युग में। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो, तो ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? तो ये था हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तक, जिससे इतिहास की जानकारी हमें मिला है। समझ आ पा रहा है? जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में। जैसे आप सुनोगे ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा है। समझ आ रहा ना? पूरे नदियों के बारे में है, युद्ध क्या क्या होता था वो लिखा हुआ है। तो ये भी, ये सब चीज इतिहास का स्रोत है एक प्रकार का, कि पहले समय में क्या क्या होता था, क्या क्या ज्ञान दिए जाते थे, वो सब इसमें है। समझ आ पा रहा है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में हम क्या क्या समझेंगे? वेद क्या है, उपवेद, आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा वेदांग पढ़ना है। इसके अलावा पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। महाकाव्य में क्या क्या? महाभारत, रामायण, ये सब की चर्चा करना है। इन पुस्तकों से हमारा जो आगे का जो पूरा इतिहास है, वो सब कहाँ से ले लेके इकट्ठा करके पूरा सजा के बनाए हैं। तो इन्हीं सब चीजों से बना है आपका। क्लियर सबका? तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? एक प्रकार का हिंदू धर्म संबंधित क्या होता है? पुस्तकें, जिसमें हम ये सब पुस्तक अभी पढ़ेंगे हिंदू धर्म का। समझ आ रहा है? हाँ है ना? चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेद के बारे में। किसके बारे में जानते हो? क्या होता है जल्दी बताओ। कौन चार बोल रहा है? हाँ चलो, बिना देखे कौन वेद बताएगा? कितने ठो वेद होते हैं? चार। सबसे पहला, सबसे पहला, दूसरा, क्रम से बताओ। चलो, सबसे लास्ट वाला को बस याद रखना और सबसे पहले वाले को। सबसे पहला है ऋग्वेद और सबसे लास्ट में अथर्ववेद। कौन सा वेद?
बाकी बीच को आगे पीछे बोलो, उससे दिक्कत नहीं है। समझ आ पा रहे? लेकिन पहला और लास्ट एकदम क्रम से होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले वेद है क्या चीज को समझते हैं। तो वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। क्या होता है? तो जितनी ज्ञानवर्धक पूरे बातें हैं वो जहां लिखा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेद। अब जितनी ज्ञानवर्धक बातें उसको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा। तो कलेक्शन को क्या बोलते हैं? संकलन। क्या बोलते हैं? एक जगह इकट्ठा करना। तो वेद का संकलन कौन किया है? समझ आ रहा है? तो उसका नाम क्या है? कृष्ण द्वैवायन। क्या लिखा है? या द्वैपायन भी लिखे रहता है। समझ आ पा रहे हैं? नाम क्या बता दो? कृष्ण द्वैवायन व्यास, जिसको फिर आगे चल के वेद व्यास बोले। क्या बोले? वेद का संकलन किया तो वेद व्यास के नाम से फेमस होगा। आया समझ में? तो ये नाम याद रखना, जो वेदों का क्या किया था? संकलन। जब संकलन किया गया था वेद का तो उस समय मात्र स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन आए प्रारंभ में वेदों की संख्या कितना था तो 3 थे। और उस समय इसको बोला जाता था त्रयी। क्या बोलते थे? वेद ना बोल के क्या बोलते थे? त्रयी बोलते थे। क्या बोलते थे? त्रयी। मतलब 3 प्रकार के वेद जुड़ के त्रयी बने थे, जिसमें 3 वेद कौन कौन सा था? सबसे पहला, दूसरा और तीसरा यजुर्वेद। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि त्रयी में निम्नलिखित में से कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो किसमें टिक लगाएंगे? क्योंकि ये सबसे लास्ट में बना, इसी को बोलते हैं सबसे नवीनतम वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा आता है? अथर्ववेद। समझ आ रहा है सबको? तो वेद का अर्थ बताओ, जो अभी रहना है आपके पास, ठीक है नहीं? वेद का अर्थ ज्ञान। वेद का संकलन करता कृष्ण द्वैपायन। बोलने में सरल लगता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास या वेद व्यास। समझ आ पा रहा है? शुरू में वेद कितने थे? 3। तो उन्हें क्या बोलते थे? त्रयी। तो त्रयी में कौन कौन सा वेद? सबसे अंत में जोड़ा गया वेद। तो सबसे नवीनतम वेद क्या रहेगा? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन, ये छोटे मोटे एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आ जाता है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे नवीनतम वेद, ऐसा करके। अथर्ववेद बहुत खतरनाक वेद है, जिसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। किसी को पढ़ाना है तो बताओ नहीं। अथर्ववेद पढ़ना है हाथ उठाओ, लोग अलग से क्लास लगाएंगे। ठीक है। तंत्र मंत्र जादू टोना वसीकरण ये सब चीज किसमें पढ़ा जाता है? अथर्ववेद में। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। समझ आ रहा है? हाँ, है ना? तो किसी को पढ़ना होगा अथर्ववेद तो नाम लिखा देना मेरे पास। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। चलो, तो सबसे पहले कौन सा वेद समझते हैं? ऋग्वेद। कौन सा वेद? चलो, ऋग्वेद का हम बात करें तो ऋग्वेद में आपको ध्यान ये रखना है, ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मंत्र या ऋचाएं। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? मंत्र या ऋचाएं। जो भी ऋचाएं को अपन श्लोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लोक लिखा होता था। अब वेद निकालोगे तो ऐसे लाइन से, ऐसे बहुत सारे ऐसे लाइन लिखे रहते हैं, तो इन्हीं लाइनों को अपन श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बहुत सारा लिस्ट है, ऐसा कहने का मतलब मेरा ये है। तो उन्हीं लिस्ट या श्लोक को क्या बोलते हैं? ऋचाएं। या एक एक ठो मंत्र होते हैं उन लोग। समझ आ पा रहे हैं? हाँ, है ना? समझ पा रहे हो? और ये जो पूरे जो अपन ऋचाएं का लिस्ट देखेंगे लाइन से, तो कितना ठो ऋचाएं है? 10,462। कितना है? 10,462। और इसमें सुक्तियां 1,028। और इनको टोटल कितने चैप्टर में बांटा गया है? 10। 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10। तो एग्जाम में कुछ आए या ना आए, मंडल पूछता ही है। समझ आ पा रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्त हैं? 1,028। कितने ऋचाएं हैं? 10,000। चलो बताओ फिर से, कितने मंडल? कितने मंडल? 10। कितने सूक्त? कितने सूक्त? और कितने ऋचाएं? और ये जो आपका है वो एनसीईआरटी के अनुसार है, या लूसेंट बुक उठा लोगे तो यही अंक आंकड़े मिलेंगे। क्या कुछ कुछ बुक में आंकड़े चेंज होते हैं तो आदमी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन ये वाला आपको सही लेना है। समझ आ पा रहा है? हाँ, नहीं जल्दी बताओ। क्योंकि आंकड़े में थोड़ा सा क्या है, इतिहास है, सबका कहना अलग अलग था तो अंक बदल जाते हैं, लेकिन मेन जो एग्जाम में दिया उसको अपन मान के चलते हैं। समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े। चलो तो देखो, ऋचाओं की अधिकता के कारण इसको बोला गया ऋग्वेद। अगर क्वेश्चन आता है ऋग्वेद नाम क्यों रखे, तो किसकी अधिकता के कारण? ऋचाओं की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? ऋग्वेद। और ये तो पहले अपन पता कर चल चुका है। इसे क्या बोलते हैं? सबसे प्राचीन वेद और सबसे बड़ा वेद।
सबसे बड़ा वेद कौन सा है और सबसे पुराना भी, सबसे नया, सबसे नया। वेद का अर्थ, वेद का अर्थ संकलन वेद व्यास, सीधा बोल दो संकलन कौन किया है, वेद व्यास। शॉर्ट समझ आओगे ना, संकलन कौन किया है। शुरू में कितने वेद, 3। क्या नाम दिया गया, त्रयी। त्रयी में कौन कौन से, त्रयी में कौन सा वेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। चलो, जो ऋग्वेद के जो पाठ करता थे, जो जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उसको बोलते थे होत्री। क्या बोलते हैं, तो ऋग्वेद के पाठ करता या ऋग्वेद के जो ज्ञानी होते थे उसको क्या बोलते थे, होत्री। अगर क्वेश्चन है होत्री क्या है, तो ऋग्वेद के पाठ करता, पढ़ने वाले या ज्ञानी को क्या नाम से जानते हैं, होत्री बोलते हैं। हर वेद का एक उपवेद होता है, समझ आ रहा है। मतलब वेद को ऋग्वेद को समझना है तो आप उससे पहले उसका उपवेद को समझो, फिर उसके बाद उसमें आओ। समझ आ रहा ना। तो उसको पढ़ने से पहले अपन जिस चीज को अपन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं सरलता, तब उसमें अपन को आसानी होगा। जैसे कि बड़े क्लास से पहले छोटा क्लास पढ़ना है ना, उसके बाद वो क्लास अच्छा समझ आता है। तो वैसी टाइप से उपवेद का मतलब समझ पा रहे हो। और इसमें अलग अलग चीजों के बारे में और बताया जाता है उपवेदों में। जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद, जो संबंधित है चिकित्सा से। किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन आता है ऋग्वेद का उपवेद किसमें टिक लगाओगे, आयुर्वेद, जो किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र, किससे रिलेटेड है। और आयुर्वेद को पढ़ने वाले को बोलते थे प्रजापति। क्या बोलते थे, तो ये क्वेश्चन याद रखना। ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्री, क्या बोलते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले। और आयुर्वेद को पढ़ने वाले, आयुर्वेद को पढ़ने वाले। क्लियर है तक सबका, हाँ है ना। चलो तो बता दो होत्री क्या है, जल्दी बताओ। और प्रजापति, सबसे पुराना वेद, सबसे नया अथर्ववेद। कितने मंडल, अच्छा ये 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। किसकी चर्चा है, ये भी क्वेश्चन 50 बार आ चुका है अभी तक हर एग्जामों में। समझ आ रहा है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तो कौन सा मंडल, तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को क्या है बता दो, समर्पित। समझ आ पा रहा है, सूर्य देवता सावित्री। इसमें देखो दूसरा मंडल और जो 7वां मंडल, अभी तो संकलन करे थे, अभी मंडल का नाम नहीं दिए थे। पूरा मंडल को अपन देखे तो जो दूसरा और 7वां मंडल को सबसे लास्ट में ऐड किया गया। अभी जमा रहे थे लेकिन नाम नहीं दिए थे, पहले दूसरा तीसरा करके। लेकिन जब पूरा जम गया और क्रम से देखे तो जो दूसरा और 7वां को ना बहुत लास्ट में ढूंढा गया था। समझ आ रहा है। तो सबसे प्राचीन मंडल, तो एक साथ क्या बताएंगे, दूसरा और 7वां। दूसरा और 7वां सबसे पुराना मंडल, सबसे प्राचीन मंडल। समझ आ रहा है। गायत्री मंत्र कौन सा मंडल, सबसे पुराना मंडल। टोटल कितने मंडल, टोटल कितना है, 10। एक क्वेश्चन आएगा 90वें मंडल से। ये वनस्पति के देवता सोम को समर्पित है। वनस्पति के देवता कौन थे, तो वनस्पति के देवता सोम को समर्पित कौन सा मंडल में चर्चा। और इसी ऋग्वेद में 10 राग युद्ध की भी चर्चा है। किसकी चर्चा है, अब ये किसके समय हुआ था, क्या है, अपन आगे पूरा डिटेल से देखेंगे। कौन सा युद्ध, 10 राग युद्ध किसके समय हुआ था, चर्चा वेदों में किया गया है। अभी कौन से वेद में, ऋग्वेद। अगर क्वेश्चन है 10 राग युद्ध की चर्चा किस वेद में है, तो ऋग्वेद आपको बताना है। क्लियर है तक सबका। तो ऋग्वेद में इतना तक आपको याद रखना है। कल अपन आगे कहाँ से पढ़ेंगे, सामवेद से। और लेकिन पढ़ेंगे सुबह, ठीक है, मतलब वेद का नाम क्या है, साम, लेकिन पढ़ेंगे कल सुबह। जो भी है, आया बात समझ में, हाँ है ना। चलो तो एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। चलो बताते जाना सब लोग। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, सड़कें किस आकार, किस कोण, कैसे काटती थी, किस ओर से किस ओर, क्यों, हवा की दिशा था, सड़कें क्या हो जाएंगे, साफ। नालियां कैसी होती थी, नालियां ढकी हुई। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। एक, चलो, समाज कैसे था, समाज लिपि, भाव चित्रात्मक। लिपि कैसे था, मुहरों पर किसका चित्र, मुहरों पर किससे परिचित नहीं थे, सिंधु वाले। लोहा युद्ध और मिट्टी के बर्तन कौन से कलर, विश्व के प्रथम
क्या चीज के उत्पादक थे? कृषि और पशुपालन से परिचित थे कि नहीं? मुख्य व्यवसाय व्यापार, काम काज, मतलब मुख्य व्यवसाय क्या था? लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य कृषि, उससे इकोनॉमी डेवलप होता था। विनाश का कारण, विनाश का कारण मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? जल्दी बताओ। हड़प्पा, रोपड़, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, बनवाली, बनवाली और चन्हू दड़ो। चलो, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है बताओ? किसको बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ? हिंदू धर्म से संबंधित जो पुस्तक को क्या बोलते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ में हम सबसे पहले किसके बारे में देखें? वेद के बारे में। किसके बारे में? वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। समझ आ पा रहा है? संकलन करता वेद व्यास, संकलन करता। प्रारंभ में कितने वेद? प्रारंभ में सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे नया अथर्ववेद। क्लियर है सबका? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। कितने मंडल? कितने सूक्तियां? 1028। कितने ऋचाएं? कौन 64 वाला है? 62 है, 62 है। सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा वेद, सबसे पुराना, सबसे पुराना सोम देवता का संबंधित मंडल, मंडल वाला मंडल, 9वां मंडल। कौन सा मंडल? गायत्री मंत्र से संबंधित सबसे पुराना मंडल। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद नहीं सुनो इतना। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद के पाठ करता प्रजापति, समझ गया। और ऋग्वेद के पाठ करता होत्री। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो, तो कल आगे कहां से पढ़ेंगे? सामवेद से देखेंगे। क्लियर है सबका? जिसका नंबर ग्रुप में नहीं जुड़ा है, अपना ये नंबर, बातें मत करो, इधर सुनो ध्यान से पहले। बहुत लोग फिर पीडीएफ के लिए मैसेज करते रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूं भाई। चलो, जिसको भी पीडीएफ चाहिए शांत हो जाओ। पीडीएफ वीडियो का सब चीज लिंक इसे, थोड़ा शांत हो जाओ, 2 मिनट रुको, कुछ बता रहा हूं, ठीक है? ये जिसका भी नंबर ऐड नहीं है, इसमें मैसेज करना अपना नाम लिख के। और आज एक ग्रुप का लिंक भेजूंगा मैं, जो यूट्यूब ग्रुप के नाम से रहेगा। तो जितने भी यूट्यूब में वीडियो डलेगा क्लासेस के, वो उसी ग्रुप में डलेगा, मेन कोचिंग वाले में नहीं डलेगा। वो समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, पूरा भारत भर के। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अभी तो चालू किए, दूसरा तीसरा वीडियो है। समझ आ पा रहा है? तो सभी लोग जुड़ सकते हैं, तो इसलिए उसमें आप लोगों को आज लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, है ना? और लिंक कहाँ से मिलेगा? तो वीडियो भेजूंगा, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें भी लिंक रहेगा, या ग्रुप में भी डाल दूंगा। ज्वाइन कर लेना। डेली का क्लासेस पीडीएफ, वो तो पीडीएफ तो नोट्स यहीं मिल जाएगा, लेकिन वीडियो वहीं डलेगा आपका। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और देखो, अपन जो तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसे कि इतिहास अभी जो पढ़ रहे हैं, प्राचीन मध्य आधुनिक खत्म होने में 4 महीना लगता है। कितना महीना? लेकिन इस रूप में पढ़ेंगे तो लगेगा 1.5 महीना मात्र। कितना महीना? समझ आ पा रहे हैं? समय का बचत। नहीं, कल जो बोल रहे थे लिखवाने के लिए, लिखवा सकता हूँ, लेकिन समय समझ रहे हो? जो अभी 11 बजे वाले बैच में जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछना, 3 महीना हो गया। कितना महीना? अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी आधुनिक में आए हैं। अच्छा, मध्य भी नहीं, अच्छा आने वाले हैं। कितना महीना हो गया? 3 महीना हो गया ना? तो लेकिन आप इसी चीज को अभी जहां तक पढ़े, वो 10 से 15 दिन में खत्म होता, 10 दिन में लिखते तो। और अभी तीसरा दिन है, तीसरा चौथा। समझ आ रहा है? तो समय का महत्व समझ पा रहे हो? एग्जाम जल्दी जल्दी आने वाले हैं, तो अच्छे से अपन पूरा पढ़ाई करेंगे। समझ आ रहा है? वीडियो लिंक के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लेना जो भी है, ठीक है? चलो, बाकी कल करते हैं ना।